वेलकम बैक टू द क्लास गाइज। और लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर साइंस में। हमने कंप्यूटर्स के सारे बेसिक्स को देखा और हमने ये देखा कि आज कंप्यूटर साइंस में हम जहाँ पे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किस तरह का चैलेंजिंग सफ़र करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, साइज, सब कुछ जो हमने देखा। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज के अंदर भी हमने देखा कि कितने टाइप के स्टोरेजेस हैं और किसका क्या यूज़ है। ये सब कुछ करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे और आप इंटरलेट नहीं कर पाएंगे वीडियोज़ को। तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियोज़ देखें और फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे मेमोरी हो गया, ठीक है, और सीपीयू हो गया, ठीक है, रैम है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है इनके बीच में कीबोर्ड, माउस, सबके बीच में डेटा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, इसी के अंदर सीपीयू के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, ठीक है, उन सब के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ तो एक कनेक्शन होगा ना। तो उसी से रिलेटेड कनेक्शन क्या है कंप्यूटर के अंदर वो हम देखेंगे। तो कह रहा है कि डेटा नीड टू बी ट्रांसफ़र, ठीक है, डेटा नीड टू बी ट्रांसफ़र, एक बार मैं पेंसिल ले लेता हूँ। डेटा नीड टू बी ट्रांसफ़र बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी तक भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कई बार प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी करना पड़ता है। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, उसको बस के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इसको बोलते क्या है, फिजिकल वायर की तरह ही होता है एक तरह से, और उसको बोलते हैं हम बस। बट गाइज ये वो वाली बस नहीं है। बस यहाँ पे बोला गया है, इसका नाम दिया है, बट ये कहीं ना कहीं एक वायर्ड आपको दिखा रहे हैं ना, फिजिकल वायर्ड कनेक्शन होगा। और मज़े की बात यह है कि मैं आपके सामने आज वो लेके भी बैठूंगा डिवाइस और आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा होता है। तो गाइज़ ये है वो मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर। आपने गाइज़ कंप्यूटर्स में देखा होगा, अगर आपके पास पुराने कंप्यूटर होंगे तो पीछे कुछ इस तरह से पोर्ट होता है, ठीक है। पहले ये आते थे माउस, हमारे पास सीरियल माउस, सीरियल पोर्ट के आते थे, बट आजकल आपने देखा होगा माउस का भी जो होता है वो ये होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। पहले यूएसबी पोर्ट नहीं आता था, पहले सीरियल पोर्ट में माउस आते थे। तो इसमें दोनों हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे भी हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, 5-10 साल पहले, ठीक है। उसके बाद ये पहले प्रिंटर में ना इतना प्रिंटर का ये पोर्ट होता था, ठीक है, और ये हमारा डिस्प्ले के लिए होता था। तो बहुत सारे आपको अलग अलग पोर्ट दिख रहे होंगे, लैन के लिए है हमारे पास। तो ऐसा कुछ पार्ट आप हमेशा देखते होंगे सीपीयू के, बट आप कभी अंदर खोल के देखा वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये होता है मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये पूरा। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बारीकी से वायर्ड कनेक्शन है, ये सारे प्रिंटेड है, आपको पता नहीं चलता है, बट कहीं ना कहीं हर एक कंपोनेंट्स के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें आप जितने कंपोनेंट ऐड करेंगे उन सब के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र होना है यहाँ से वहाँ। तो अंदर से वो सारा प्रिंटेड होता है, बट इतना माइक्रो है कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि कहाँ पे रैम कहाँ होती है, ठीक है। तो गाइज़ ये वो स्लॉट है स्काई ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको, इसमें हम रैम प्लेस करते हैं। 2 रैम रखने की जगह यहाँ पे दी गई है। और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे होता है हमारा सीपीयू। कहाँ है सीपीयू, गायब हो गया क्या? सीपीयू यहाँ पड़ा हुआ है। तो सीपीयू मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है, देखिए ये है कंप्यूटर का ब्रेन। अभी ये काला सा दिख रहा होगा आपको, बट अभी मैं इसको साफ़ अगर कर देता हूँ तो ये अब दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से रखे ना, इसमें कार्बन जम गया है। तो ये दिख रहा है। इस कंपोनेंट को यानी सीपीयू को हम रख देते हैं इस आईसी के ऊपर, और फिर इसको कर देते हैं बंद। इसके ऊपर फ़ैन वैन लगा होता है कूलिंग के लिए। और ये मैंने आपको रैम का बता दिया। हार्ड ड्राइव जो है वो यहाँ इस पोर्ट से कनेक्टेड होता है। हार्ड ड्राइव एक अलग ही ड्राइव होती है, तो वो उससे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, ये बैटरी है, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से एसएमपीएस कनेक्ट होता है, ठीक है, तो एसएमपीएस के लिए कनेक्ट का ये हो गया। तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं डिफरेंट, यानी डिवाइसेस ही कनेक्ट होते हैं, बेसिकली इसी से होते हैं। तो सारा काम जो है वो ये मदरबोर्ड संभालता है। मदरबोर्ड नाम से पता चल रहा है ना, यही मम्मी है कंप्यूटर की। तो इसी से सब कुछ चलता है, और इसी के अंदर सीपीयू, इसी के अंदर आपके रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, सब इसी से कनेक्टेड होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और इसके अंदर बसेज होती हैं जिससे ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है यहाँ से वहाँ। तो चलो
आगे बढ़ते हैं गाइज और देखते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या है। तो बात करें डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू में, तो 3 तरह के बसेस होते हैं, ठीक है। 3 तरह के बसेस में एक होता है डेटा बस जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, एक होता है एड्रेस बस। अब एड्रेस बस का कॉमन से देखो कि जब भी कभी डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो किसी एड्रेस पे होगा, या कहीं से डेटा निकाल के लाना है, रिट्रीव करना है, तो भी वो किसी लोकेशन से ला रहे होंगे, उसका भी कुछ एड्रेस होगा। तो एड्रेस बस का काम क्या है, एड्रेस प्रोवाइड करना जब भी डेटा यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है। कंट्रोल बस क्या करते हैं, अब ये डेटा इधर से उधर जा रहा है, एड्रेस बस भी इधर से उधर एड्रेस पहुँचा रहा है, तो इन सबको कंट्रोल भी करेगा ना कोई ना कोई, तो उसके लिए कंट्रोल बस भी होता है जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको हाई लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ, 11th क्लास में हाई लेवल पे ही पूछे जाते हैं। डीप में अब जाओगे तो कंट्रोल बस के लिए भी कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में एक पूरा अलग चैप्टर ही है, ठीक है। तो अभी हम डीप में नहीं जाना है, ऊपर से देखना है, क्योंकि 11th क्लास में सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। आपको ये डायग्राम गाइस दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से, कैसे हमारे पास कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस है, उसके सीपीयू भी कनेक्टेड है, मेमोरी भी कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट बस भी हमारे पास, डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंट बसेस से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट ना जरूर पढ़े, ये आपको समझने में और अंडरस्टैंडिंग बनाने में ना बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या बता रही है, एज द CPU में रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, ठीक है। हो सकता है कि CPU जो है वो रीड करे डेटा मेन मेमोरी से, या फिर राइट करे डेटा टू द मेन मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी में डेटा को राइट करे। तो उसके लिए हमारे पास डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है। तो डेटा बस जो होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है कि डेटा उधर से आ भी सकता है और जा भी सकता है, दोनों तरफ, 2 वे, ठीक है। 2 वे कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। बट कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल सिग्नल ही जनरेट करेंगे, कोई उसको कंट्रोल सिग्नल थोड़ी जनरेट करके देगा, नहीं देगा, ये सिर्फ किसी को देगा। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, दोनों के केस में, एड्रेस बस के और कंट्रोल सिग्नल के, इसलिए वो क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। मैं मिटा भी दे रहा हूँ थोड़ा, तो इसलिए आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनि डायरेक्शनल होता है और ये बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, टू राइट डेटा इनटू मेमोरी, ठीक है। द CPU प्लेस द डेटा ऑन द डेटा बस। जब भी राइट करना होता है मेमोरी में, CPU क्या करेगा, डेटा को डेटा बस पे रख देगा, विच इज़ रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। अब कहाँ पे उसको राइट करके आना है वो एड्रेस बस बताएगा कि भाई किस एड्रेस पे जाना है, और कंट्रोल सिग्नल उसको कंट्रोल करेगा। और ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है, डेटा इज प्लेस इन द डेटा बस बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर। अब डेटा को प्लेस करने के लिए डेटा बस में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेमोरी कंट्रोलर होता है हमारा। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से आउट और उसमें जाना, ये कौन कंट्रोल करेगा, हमारा मेमोरी कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो हमने डेटा बसेस के बारे में पढ़ा, 3 टाइप के होते हैं वो पढ़ा, और कैसे वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, बाय डायरेक्शनल कौन होता है, यूनि डायरेक्शनल कौन होता है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। मैंने आपको दिखाया अभी, जिस पे प्रोसेसर रख रहे थे हम लोग, वो प्रोसेसर है, वही माइक्रो प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है ना, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज़ का हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो स्मॉल साइज़ का हो गया। माइक्रो प्रोसेसर उसी को कहते हैं, ब्रेन बोलते हैं, कुछ लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, कुछ लोग CPU भी बोल देते हैं इसको। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इट इज़ अ स्मॉल साइज electronic component inside the computer that carry out various tasks involve data processing as well as arithmetic logical operations, ठीक है। तो जो ब्रेन है उसका काम ये करता है। These days a microprocessor is built over an integrated comprising integrated circuit, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर हम प्लेस कर दे रहे हैं, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 मिलीसेकेंड में आपका अब क्या होता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। पहले इतनी स्पीड नहीं आती थी। और इसके अंदर जो अब है हमारे पास, बट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्रोमाइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, और उस इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर स्मॉल कंपोनेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहे होंगे बट बहुत स्मॉल है, आपको पता नहीं चल रहा है कि बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपको दिख नहीं रहे। माइक्रो प्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज इन प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी मैंने बताया स्पीड बढ़ी है टाइम के साथ साथ, डिक्रीज हुआ है, साइज कम हुआ है, ठीक है, कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हुई है, ठीक है।
करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मिली सेकेंड, ठीक है। तो मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है कि मैं मिटा दे रहा हूँ। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अब हम पर मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करने की पावर वाली हमारे पास प्रोसेसर है, पहले नहीं हुआ करते थे। इस यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इन सब में क्या डिफरेंस था, कौन सा वो टाइम था, चिप्स का साइज़ क्या था, LSI, VLSI, SLSI, ठीक है। LSI मतलब क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए साइज़ कॉम्पैक्ट होता गया ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोर्ड जो हमारा किस तरह से कॉम्पैक्ट होता गया, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी छोटे होते गए तो साइज़ भी डिक्रीज़ होता गया, ठीक है। पहला जो देखिए आया था फर्स्ट जनरेशन, उसमें आप अगर मैं सब कुछ मिटाना नहीं चाहता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड साइज़ कितना था। अभी हम वर्ड साइज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे भी। तो वो 4 बिट का होता था। अभी भी अगर कंप्यूटर आप चलाते होंगे सही से, थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, तो जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं पूछता है कि 32 बिट वाला चाहिए 64 बिट वाला, तो वो वर्ड साइज़ ही होता है, ठीक है। सोचो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया तो हमारे पास 4 और 8 बिट वाले कंप्यूटर भी थे, ठीक है। फिर 16 बिट आया, फिर 32 बिट, फिर 64 बिट, अभी भी 64 बिट चल रहा है, ठीक है। मेमोरी साइज़ देखो, आज रैम हमारे पास 16 GB है, ये है वो 64 GB भी है, बट अब क्या चल रहा है, उस टाइम पे साइज़ देखो मेमोरी का कितना होता था, 1 KB, 1 MB, 16 MB। सोचो क्या होता होगा, हालत क्या होती होगी उस टाइम पे, इमेजिन करके देखो। 4 GB तो अब भी मेरे पास ऐसे सिस्टम्स हैं, जो मैंने भी आपको सिस्टम दिखाया इसमें 4 GB रैम था, भाई रुला देता था बिल्कुल, ठीक है। तो सोचो उस टाइम पे क्या होता होगा उस टाइम पे, लेकिन इतने टास्क भी नहीं थे, टास्क भी छोटे मोटे ही होते थे और ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेबल भी नहीं था उतना, ठीक है। मेमोरीज बहुत कम होती थी, कॉस्टली भी होती थी, साइज़ बहुत कम होता था, ठीक है। उसके बाद क्लॉक स्पीड भी देखो कितना चेंजेस आया है, पहले किलोहर्ट्ज़ में होते थे, अब मेगाहर्ट्ज़ में, अब गीगाहर्ट्ज़ में आ रहा है, ठीक है। कितना चेंजेस आ गया। कोर पहले सिंगल कोर के प्रोसेसर्स आए सारे, अब मल्टी कोर के, ठीक है। तो नाम भी दिया हुआ है, कौन कौन से नाम था, 8086, इस पर तो काम भी किया है मैंने, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास प्रोसेसर्स एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है। इसको आप अगर याद रखते हो तो कई बार डिस्कशंस होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कंप्यूटर का जनरेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें थी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो ये एक चीज़ है जो आप याद रख सकते हो, एग्जाम में कोई पूछे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये किस चीज़ की बात हो रही है और ये कौन से जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। अब माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया अभी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, उनको ना नापने के कुछ तरीके थे जो हमने देखे भी, वो क्या थे, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन थे कि वर्ड साइज़ कितना है। वर्ड साइज़ क्या था हमने तो देखा नहीं, हमने बस वर्ड साइज़ वहाँ पे वर्ड देखा, ठीक है। तो वर्ड साइज इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट जो माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है वो होता है उसका वर्ड साइज। पहले वर्ड साइज जो 8 बिट का ही होता था, इट वाज मैक्सिमम लिमिट थी उस टाइम पे, बाद में 16 और 32 64 पे आया। पहले एक बार में माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट ही प्रोसेस कर पाता था, ठीक है। तो ये वर्ड साइज यहाँ पे है, वर्ड साइज अब लिमिट, वर्ड साइज जो बढ़ गया है। मेमोरी साइज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। अब जिस हिसाब से वर्ड साइज होता था उस हिसाब से रैम भी वेरी करता था। तो रैम भी देखो पहले से कितना बढ़ गया है, अब एक्साबाइट में भी आ रहा है, देखो रैम ऑफ साइज अप टू 16 एक्साबाइट। तो रैम का साइज भी बढ़ता गया जैसे जैसे हमारा वर्ड साइज बढ़ा, ठीक है। क्लॉक स्पीड जो है, क्लॉक स्पीड होता क्या है पहले देखो, कंप्यूटर हैव इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट पल्सेस at regular interval of time. Clock speed simply means that number of pulse generated per second by the clock inside the computer. ठीक है, तो ये स्पीड की बात बेसिकली कर रहे हैं। तो पहले हर्ट्ज़ में, किलो हर्ट्ज़ में हम लोग नापते थे, बाद में अब ये गीगा हर्ट्ज़ में आता है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस जानना है क्लॉक स्पीड जो बेसिकली सीपीयू की स्पीड बता रहा है, क्लॉक सिग्नल कितनी देर में जनरेट करता है वो है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है क्लॉक सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। क्लॉक सिग्नल जब जनरेट होते हैं उसी सिग्नल्स पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर। हमने देखा था ना वहाँ पे कोर लिखा था, सिंगल कोर, मल्टी कोर। तो कोर बेसिकली कंप्यूटेशनल यूनिट कितनी है, मतलब एक सिस्टम में एक कोर है यानी एक ही कंप्यूटर है, एक ही ब्रेन है जो काम कर रहा है। मल्टी कोर है यानी मल्टीपल सीपीयूज हैं जो एक बार में कई मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले जो होता था वो सिंगल कोर वाले आते थे, अब मल्टी कोर आते हैं आजकल, क्वाड टू ड्यूर, ठीक है। ड्यूअल कोर आता था जिसमें 2 कोर होते थे, क्वाड कोर आया, फिर कोर टू ड्यूल, वो क्वाड कोर वाला मेरे पास भी था, फिर आया ऑक्टा कोर रेस्पेक्टिवली, ऐसे आते रहे, i3 i7 आप देखते होंगे, ये सारे आते हैं आजकल, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है इसमें, वो है माइक्रो कंट्रोलर। गाइस माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है?
कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं, जैसे देखिए अगर वॉशिंग मशीन, ठीक है, टीवी, ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है, एक सिंगल आईसी के ऊपर लगभग सारे कंपोनेंट हम दे देते हैं और उसका एक किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर ही है बट इसमें एक चिप के अंदर ही सारी चीज़ होती है। देख रहे हैं आप कि मेमोरी भी है, सीपीयू भी है, क्लॉक सिग्नल्स भी हैं, इनपुट भी है, आउटपुट पोर्ट भी है, सब है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इज़ अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, और इसको डिटेल में देखते हैं। स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज़ सीपीयू, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम, अदर पेरिफेरल्स एम्बेडेड इन अ सिंगल चिप कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। मैं ये हटा देता हूँ। दैट हैज़ ओनली अ सीपीयू चिप। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो शो किया गया है, ठीक है। दीज आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, हैंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनका साइज जो है वो भी रिड्यूस होता है और जो इनका कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, सब में कहीं ना कहीं माइक्रो कंट्रोलर है जिसका कुछ काम है, तो और उसमें भी कुछ ना कुछ पावर्स दी जाती हैं, सीपीयू होती है, मेमोरी होती है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाए जाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए फॉर अ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बट पता होना चाहिए कि माइक्रो कंट्रोलर होते क्या हैं। एक्चुअली सिंगल चिप पे ही सारी चीज़ें रखी होती हैं जो एक कंप्यूटर बनाती हैं और एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डेटा एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो डेटा जो है विच फॉलो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, डेटा जो है कंप्यूटर में जो स्टोर होता है वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर अब मैं आपको अंदर से ये स्टोरी नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि बहुत बोरिंग लग जाएगा आपको। स्ट्रक्चर डेटा यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, वो देख रहे हैं, रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस, ठीक है, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, तो ये इसको बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा। ऐसा डेटा भी हमें कई बार स्टोर करना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है कई बार। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, कुछ पता नहीं है क्या है, जैसे कि अब ये एकदम से मैंने बोला कि भाई ये कार्ड्स नॉट ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। यहाँ पे नेम लिखा है, फिर क्लास हेड लिखा है, रोल नंबर भी है, इसका एक कार्ड है, ठीक है, क्लास 11th A है, एब्सेंट है, ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल का साइन है, मतलब एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है मैंने, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है पहले से वेल डिफाइंड, ठीक है। तो प्री डिफाइंड रिकॉर्ड्स फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर नॉट ऑर्गेनाइज प्री डिफाइंड रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑडियो, वीडियो फाइल, ग्राफिक्स फाइल, टेक्स्ट फाइल, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप, इसके अंदर क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, विच हैव नो वेल डिफाइंड भी नहीं होता है बट मेंटेन अ इंटरनल टैग्स होते हैं, ठीक है। देखना ना, नेम मोहन, मंथ जुलाई, तो इस तरह के टैग्स होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये स्ट्रक्चर वे में भी होता है, इसलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने अभी इस वीडियो में जो देखा है अभी तक वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा के देख लें, किस तरह का डेटा जो है वो हमारा स्टोर करता है, ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं आगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कुछ टॉपिक और कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। बात कर लेते हैं डेटा कैप्चरिंग क्या है, ठीक है। डेटा कैप्चरिंग गाइस क्या होता है कि डेटा को हमें गैदरिंग करनी होती है। अब वो डेटा कहीं से भी गैदर हो सकता है, डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, ठीक है। डिफरेंट सोर्स, डिजिटल फॉर्म में डेटा गैदरिंग करनी है। अब ये कहाँ से हो सकता है, आप देख सकते हैं बारकोड रीडर जो होता है, कीबोर्ड हो गया, शॉपिंग आउटलेट्स हो गए, कमेंट्स और पोस्ट ओवर द सोशल मीडिया, रिमोट सेंसर, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये सब क्या कर रहे हैं, डेटा कैप्चरिंग ही तो कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सब क्या है, डेटा कैप्चरिंग हो रही है, यहाँ पे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, गैदरिंग कर रहे हैं। डेटा स्टोरेज क्या है कि डेटा को स्टोर कहाँ करना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर, जो आपने किया डेटा को उसको कहीं स्टोर भी करेंगे, जो कि बाद में प्रोसेस करने के लिए। तो अब आजकल के जो डेटा है वो स्टोर करना बहुत ईजी तो हो गया है, बट बहुत अमाउंट में डेटा आता है। अगर हम बात करें फेसबुक की या इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन की, कितना लोग बाग दिन भर में कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, सोचो कितना मेमोरी चाहिए होता होगा। तो उसको स्टोर करके भी रखना एक बड़ा चैलेंज है, बट हाँ कहीं ना कहीं कॉस्ट अब कम हो गई है स्टोरेज की, तो ईजी भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा स्टोरेज के बारे में। डेटा रिट्रीवल, अब डेटा रिट्रीवल क्या है हमारे पास, अब जो आपने स्टोर करके रखा है उसको कभी ना कभी डेटा रिट्रीव भी करना होगा, तो ये भी एक
डेटा रिट्रीवल प्रोसेस को फेच करता है डेटा हमारा स्टोरेज डिवाइस से, इसको बोलते हैं डेटा रिट्रीवल। ठीक है, डेटा रिट्रीवल तक हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बच गया है सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे। जब तक आप प्लीज़ गाइस पिछली वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, आप सारा कुछ मैं कवर कराने वाला हूँ सिलेबस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।